स्टेट्स के बारे में मैं जानकारी दे चुका हूं। एक बार के लिए फटाफट सभी लोग एक बार स्टेट्स को रिवाइज कर लें, फिर हम जल्दी जल्दी देखते चलेंगे। हाँ भाई, ताइवान स्टेट का दूसरा नाम जल्दी से एक बार देख लीजिए, फिर सबसे सबकी सब याद कर लेंगे, ठीक है ना। ताइवान स्टेट फोर्मोसा हो गया था, ठीक है ना। स्टेट ऑफ टेरिटरी सी ऑफ अखौस और जापान के बीच में हो गया था। ऐसे ही युकाटान, युकाटान मैक्सिको के बीच में और क्यूबा के बीच में हो गया था। फ्लोरिडा क्यूबा और यूएसए के बीच में, कल सारी याद कर दी थी, एक बार आप ब्लैंक मैप पे भी इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे अपन, ठीक है। मैसिना स्ट्रेट जो था वो आयोनियन और टायरेनियन के बीच था। ऑन्टोरातो जो था वो एड्रियाटिक और आयोनियन के बीच में था। कुक स्ट्रेट न्यूजीलैंड को दो भागों में तोड़ रहा था। मोजाम्बिक चैनल अफ्रीका को मेडागास्कर से अलग कर रहा था। नॉर्थ चैनल आयरलैंड को स्कॉटलैंड से अलग कर रहा था। हॉर्मुज स्ट्रेट के अंदर पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से बताया था। बाबे मंडल लाल सागर को लेकर के गल्फ ऑफ आदेन से। इसी प्रकार से 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार को, सुंडा स्ट्रेट जो अपने जावा सी को अंडमान सी के साथ कनेक्ट कर रहा था, इंडियन ओशन के साथ। बेरिंग स्ट्रेट आर्कटिक सी और नॉर्थ पैसिफिक सी देख चुके हैं। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर करा चुका हूं। स्ट्रेट ऑफ डोवर, जिब्राल्टर याद आ रहा है ना, मेडिटेरेनियन सी, अटलांटिक सी। स्ट्रेट ऑफ डोवर नॉर्थ सी और इंग्लिश चैनल। कोरियन स्ट्रेट ऑब्वियस सी बात है, जापान को और कोरिया को अलग करती है, ठीक है। इसके बाद में स्ट्रेट ऑफ मलक्का, मलेशिया और सुमात्रा। बोनीफासियो के बारे में कल बताया था हमने, टायरेनियन को मेडिटेरेनियन से जोड़ती है। अच्छा, पाक स्ट्रेट इंडिया और श्रीलंका के बीच में। बॉस्फोरस स्ट्रेट ब्लैक सी और मरमरा के बीच में। बास स्ट्रेट तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। डेविस स्ट्रेट यहां पर पहुंच गए थे हम कल, है ना। आखिर में जहां पहुंच रहे थे वो डेविस स्ट्रेट थी, अगर मैं सही हूं तो। हमने डेविस स्ट्रेट बताई थी आपको, ये देखिए कल 3 स्टेट जो लास्ट में बच गई थी जिनको हम रिवाइज करा रहे थे। डेविस स्ट्रेट ये रहा, और ये कहां पर है, बफिन बे और लेब्राडोर सी के बीच में, है ना। ये रहा लेब्राडोर, और इसके ऊपर की तरफ यहां पर बफिन बे है। बफिन बे, डेविस स्ट्रेट, ठीक है। हाँ जी, इसके अलावा जैमेका स्ट्रेट, जैमेका के बारे में बताया था। जैमेका और ये देखिए कैरेबियन सी और नॉर्थ अटलांटिक सी के बीच में, है ना। ये जैमेका चैनल जो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये कैरेबियन सी तो था ही, और ये यहाँ पर नॉर्थ अटलांटिक सी इस तरफ है ही। तो ये नॉर्थ अटलांटिक सी और कैरेबियन सी के बीच में जैमेका स्ट्रेट, ठीक है। मतलब युकातान स्ट्रेट का ही पैरेलल इन्होंने जैमेका स्ट्रेट दे रखा है। और हडसन स्ट्रेट जो है वो हडसन बे और लेब्राडोर सी। तो लेब्राडोर सी और बफिन बे के बीच में डेविस स्ट्रेट भी है, और इधर की तरफ लेब्राडोर सी और बफिन इसके बीच में, हडसन बे के बीच में हडसन स्ट्रेट भी है, ठीक है ना। तो ये सारी स्ट्रेट्स थी जो हमने कल जो है वो कर ली थी, ठीक है। अच्छा, अब कल जब कर ली थी तो अब इसका एक बार क्विक रिवीजन बनता है। आइए, मैंने आपको ये तो करा दिया, अब ब्लैंक मैप पर एक बार इसकी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, बताइएगा। सभी तैयार है? थम्स अप कर दीजिए एक बार। ऑल गुड टू गो। चलिए देखिए साहब, यहां पर हमने एक सी, अभी की अभी थोड़ी देर पहले जो बात की है, उल्टा चलने वाले हैं। यहां पर एक समुद्र की बात की है, उसका नाम क्या है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। लेब्राडोर सी, क्या नाम है इसका, लेब्राडोर सी, ठीक है। अच्छा, लेब्राडोर सी, और इस तरफ देखिए ये वाला जो पानी दिख रहा है आपको, इस पानी का नाम क्या है, इस पानी का नाम जो अंदर की तरफ भरा हुआ है, यहां पर देखिए ये वाला जो पानी भरा हुआ है, इसका नाम क्या है, बफिन बे। हडसन ये है बेटा, हडसन ये है, ये बफिन बे है। अभी तो बताया ना, जस्ट इतनी जल्दी आप कैसे भूल सकते हैं, बफिन बे, है ना। बफिन बे और लेब्राडोर, इन दोनों के बीच में अभी थोड़ी देर डेविस स्ट्रेट, ठीक है। और लेब्राडोर और इसके बीच, ये थोड़ा मैप गड़बड़ाया हुआ है, दूसरी हडसन स्ट्रेट, ठीक है ना। तो डेविस और हडसन दोनों लगभग ऑलमोस्ट एक सी जगह पर ही है ना। मतलब दोनों को लेब्राडोर सी से ही कनेक्ट करना है, एक बफिन बे को कनेक्ट कर रहा है और एक हडसन बे को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। चलिए, और अभी जो तीसरी चीज पढ़ाई है मैंने, दैट इज जैमेका स्ट्रेट। जैमेका स्ट्रेट यहां पर, ठीक है। अच्छा, चलिए रिवीजन शुरू करते हैं। बताइए भाई, अभी चूंकि नॉर्थ अमेरिका के आसपास के क्षेत्र हम देख रहे हैं, एक बार के लिए बताइए, ये वाला आपको पानी याद आ रहा है, कौन सा है ये, ठंड आ रही है। ये याद आ रहा है,
गल्फ ऑफ मैक्सिको है ना। और गल्फ ऑफ मैक्सिको जो है, उस गल्फ ऑफ मैक्सिको को इधर ये कैरेबियन सी से जोड़ने वाला यहां पर एक स्ट्रेट है, बताइए क्या नाम है? युकाटान, ठीक है ना। अच्छा, युकाटान के बाद में इधर की तरफ ये जो रेड हो रखा है, ये कौन सा है? फ्लोरिडा वाला है ना। कृपया करके मतलब नंबर्स को देख करके दिमाग ना लगाएं, क्योंकि फिर नकल करेंगे तो आपका नुकसान है, मेरा तो खैर क्या ही नुकसान है, ठीक है ना। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूं ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाए। हाँ जी, अगर आपको याद आ रहा है तो यहां पर एक स्ट्रेट है, बताइए। डोवर स्ट्रेट, इंग्लिश चैनल के पास में, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही यहां पर एक स्ट्रेट है, वो क्या कर रही थी? नॉर्थ स्टेट, जो कि उत्तरी आयरलैंड को ब्रिटेन से अलग कर रही है, ठीक है। अच्छा, यहां पे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, ठीक है। ये कौन सा समुद्र आ गया? मेडिटेरेनियन सी आ गया, ठीक है। अब देखो, मेडिटेरेनियन सी आ गया, ये रहा आपका इटली, दिखाई दे गया इटली। अच्छा, इटली दिखाई दे गया, तो ये वाला जो पानी भरा हुआ है इसका नाम क्या था इटली के उत्तर की तरफ? एड्रियाटिक सी, याद आ रहा है? अच्छा, यहां पर भी पानी भरा हुआ था, इसका नाम आयोनियन सी, ठीक है बेटा। एड्रियाटिक सी और आयोनियन सी के बीच का जो स्ट्रेट है ओतोरांतो। अच्छा, ऐसे ही मैं इसको हटा देता हूं। अब देखो, ऐसे ही इस तरफ ये तो था अपना आयोनियन सी, और इस तरफ का जो सी था इसका नाम क्या था? टायरेनियन सी। तो एड्रियाटिक सी और टायरेनियन सी, इन दोनों के बीच में M4 मैसिनी, ठीक है। अच्छा, अब इधर की तरफ ये जो रहा आपका टायरेनियन सी, उसको मेडिटेरेनियन सी से जोड़ने वाला यहां पर एक छोटा सा था, उसका पूरा नाम बताना भाई। बी से शुरू है, ठीक है। बोनीफासियो, भावना बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है। यहां पर बोनीफासियो, क्योंकि बहुत ज्यादा चर्चा में नहीं रहता, ठीक है। ओके, B4 बोनीफासियो हो गया, ये पूरा की पूरा कवर हो गया। अच्छा, अब देखो, इधर आयोनियन सी से अपन इस तरफ आ गए, ये वाला समुद्र और है, इसका नाम क्या है? हाँ, ये नीचे की तरफ तो क्रेट है ना, क्रेट सी है, ठीक है। इससे ऊपर की तरफ फिर एक सी है, एजियन सी, ठीक है। एजियन सी को सी ऑफ मरमरा से कनेक्ट करने के लिए यहां एक स्ट्रेट है, डार्डेनिलस स्ट्रेट। कौन सी है? डार्डेनिलस स्ट्रेट। यहां जो रेड मार्क हो रखा है, यहां पर एक समुद्र है, उस समुद्र का नाम क्या है? सी ऑफ मरमरा, बहुत बढ़िया, सी ऑफ मरमरा। मरमरा सी को ब्लैक सी से कनेक्ट करने वाला स्ट्रेट बॉस्फोरस स्ट्रेट, क्या नाम है? बॉस्फोरस स्ट्रेट, ठीक है। फिर ये ब्लैक सी को अजोव सी से कनेक्ट करने वाला स्ट्रेट कर्च स्ट्रेट, कर्च स्ट्रेट। अच्छा, आ जाओ लौट के वापस, इधर आ जाओ। यहां पर हमने ये सिनाई पेनिनसुला देखा था, याद आ रहा है? सिनाई पेनिनसुला देखा था, ध्यान आ गया? सिनाई पेनिनसुला में एक तरफ ये वाली गल्फ थी, इस गल्फ का नाम गल्फ ऑफ सुवेज। इस तरफ भी एक गल्फ थी, गल्फ ऑफ अकाबा, क्या नाम था? गल्फ ऑफ अकाबा। गल्फ ऑफ सुवेज को मेडिटेरेनियन सी से जोड़ने वाली यहां पर कैनाल थी, स्वेज कैनाल, क्या नाम थी? स्वेज कैनाल।
यहां पर ये जो समुद्र दिखाई दे रहा है इसका नाम रेड सी। ठीक है, रेड सी को, अच्छा ये जो खाड़ी दिखाई दे रही है ये गल्फ ऑफ आदेन। गल्फ ऑफ आदेन को रेड सी से जोड़ने वाली ये जगह को इस जगह से जोड़ने वाला, रेड सी को इस जगह से जोड़ने वाला ये स्ट्रेट ऑफ बाबेमंडल। ठीक है, अच्छा अब ये आ गया अपना अरब सागर। अरब सागर के बाद में ये वाला गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान, गल्फ ऑफ ओमान, और इधर की तरफ ये वाला गल्फ ऑफ पर्शिया। गल्फ ऑफ पर्शिया को गल्फ ऑफ ओमान से कनेक्ट करने वाला ये जगह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। आगे आ जाओ, ये रहा इंडियन ओशन। इधर की तरफ इस खाड़ी का नाम बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, और इधर की तरफ अंडमान सी। अंडमान सी, इधर अंडमान है, ये निकोबार है, इनके बीच में होकर के एक रास्ता जा रहा है 10 डिग्री चैनल। ऐसे इंडिया और श्रीलंका, इनके बीच में से एक रास्ता जा रहा है पाक स्ट्रेट। अफ्रीका और मेडागास्कर, इनके बीच में से एक चैनल जा रहा है मोजाम्बिक चैनल। क्या नाम है? मोजाम्बिक चैनल। आ जाओ नीचे। अंडमान सी को साउथ चाइना सी से जोड़ने वाला यहां पर एक रास्ता है मलक्का स्ट्रेट। क्या नाम है? मलक्का स्ट्रेट। मलक्का स्ट्रेट के नीचे यहां पर यह है जावा सी और यह है इंडियन सी, इनको जोड़ने वाला सुंडा स्ट्रेट। क्या नाम है? सुंडा स्ट्रेट। ठीक है, ऊपर चलिए, इधर आ जाइए। यहां से साउथ चाइना सी में एंट्री हो गई साउथ चाइना सी के अंदर एंट्री हुई। इधर की तरफ आइए, ये वाला जो क्षेत्र आपको दिखाई दिया ताइवान, ताइवान के बीच में यहां पर एक स्ट्रेट है फोर्मोसा स्ट्रेट। फोर्मोसा स्ट्रेट के बाद में और ऊपर आइए, इधर की तरफ जब आप पहुंचे तो कोरिया और इसके बीच में, जापान के बीच में कोरियन स्ट्रेट ही नाम है उसका। ठीक है ना? ऐसे ही जापान का सी, ये रहा जापान सी, और सी ऑफ अखौस्त, इसके बीच में वो टरटरी करके था ना, वो हो गया। ठीक है, अच्छा, और इधर ये वाला स्ट्रेट नीचे तस्मानिया, ऊपर ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों के बीच में ये वाला बास स्ट्रेट। अच्छा, ऐसे ही इधर न्यूजीलैंड को दो भागों में बांटने वाला कुक स्ट्रेट। ठीक है, ऐसे ही इन दोनों को अलग करने वाला, रशिया और अमेरिका को अलग करने वाला बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है, अच्छा, अब जो बच रहा है मेरे हिसाब से, जिसके बारे में हमारे पास में अपडेट नहीं था, वो ये है। ठीक है, इनको यहीं से याद कर लेते हैं। इनमें से कौन सा खास खास दिखाई दे रहा है, लोकेशन याद कर लो। एक लोम्बाक दिखाई दे रहा है आपको, एक दिखाई दे रहा है आपको मकासर। इनमें से हालांकि कोई जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको बता दूंगा। एक तो टॉरस याद कर लो, बस टॉरस स्टेट याद कर लो आप। ये जब मैं ऑस्ट्रेलिया पढ़ाऊंगा ना, उस समय इस स्टेट के बारे में चर्चा करूंगा। बस इनमें से एक एडिशनल जो है ना, वो आप टॉरस स्ट्रेट याद कर लो, क्योंकि यहाँ पे बहुत छोटे छोटे से समुद्र हैं, वो सारे याद करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, बस एक टॉरस स्ट्रेट जो है ना, वो याद कर लो। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर की तरफ टॉरस और नीचे की तरफ ये बास स्ट्रेट, बस ये याद कर लो। ठीक है, चलिए, तो एक बार के लिए थम्स अप करके बताइए, क्या आपको एक बार थम्स अप करके बताइए कि क्या आपको सेशन समझ में आया? चलिए, तो अब हम चल रहे हैं आपको लेकर के अर्थ की स्ट्रक्चर पे। ठीक है, तो हमने मैपिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें कवर कर ली हैं। जो चीजें बहुत आसान होती हैं वो हमें ये कॉन्फिडेंस देती है कि ये तो अब हम कर ही लेंगे। जैसे अब जब मैंने आपको
मैपिंग बहुत अच्छे से करा दी, तो अब आपके मन में ऐसा भाव आ रहा है, अरे ये तो हो ही जाएगा, अब आप हमको थ्योरी और करा दीजिए सर। बिल्कुल, अब मैं आपको थ्योरी भी करा देता हूं। मुसीबत ये है कि आप ये डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि कौन सी चीज आसान थी और कौन सी चीज टफ थी। ठीक है ना? हाँ जी। तो फिलहाल के लिए अब हम स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पर हैं, और स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में मैंने आपको 4 चीजें बता दी थी, क्रस्ट, मेंटल, कोर और इनर कोर क्या होता है ना? अब भाई अब तक सभी को ये चीज क्लियर हो चुकी होगी अगर मैं सही हूं, कि अर्थ एक गोला है, उस गोले के ऊपर एक क्रस्ट है जिस पर हम सब रहते हैं। उस क्रस्ट के अंदर 2 भाग हैं, एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और एक ओशियनिक क्रस्ट है भाई। भाई मैं एक बार के लिए अगर आपसे ये चीज पूछता हूं तो बताएं, क्या आप सभी को अभी तक ये बातें क्लियर हुई हैं या नहीं हुई हैं कि अर्थ के अंदर 3 सरफेस, 3 भागों में अर्थ को बांटा गया है? कौन कौन सा? सबसे ऊपर क्रस्ट, फिर मेंटल और फिर कोर। ध्यान है ये आप सभी को? अच्छा, फिर हमने क्रस्ट को आपको 2 भागों में डिस्कस करके बताया था, एक था कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और एक था ओशियनिक क्रस्ट। ध्यान आ गया? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट में ज्यादा भारी कौन था? ज्यादा भारी कौन था? ओशियनिक क्रस्ट था। ठीक है। अच्छा, ओशियनिक क्रस्ट जिस प्रकार की चट्टान से बना था उसको कौन सी चट्टान कहते हैं? उसको कौन सी चट्टान कहते हैं? बेसाल्टिक चट्टान कहते हैं। बिल्कुल ठीक है, बेसाल्टिक चट्टान कहते हैं। ठीक है, तो ओशियनिक क्रस्ट और इधर की तरफ से सॉरी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और बेसाल्टिक ये हो गया था। ठीक है, इसके बाद में मैंने आपसे ये कहा था, हाँ भाई अगर स्टेट वाइज हम बात करें तो बताइए मेंटल किस स्टेट में है? अगर पदार्थ की अवस्था की अगर हम बात करें तो मेंटल किस स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में है ना? अच्छा, आउटर कोर, हाँ जी बताएं। तो कौन सा कोर ऐसा है जो लिक्विड फॉर्म में है, इनर वाला या आउटर वाला? कौन सा कोर, इनर और आउटर? आउटर कोर लिक्विड स्टेट में है और इनर कोर जो है वो सॉलिड स्टेट के अंदर है। ठीक है, चलिए तो कुल मिलाकर के अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अर्थ की स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या होता है। आखिरी लाइन बता दीजिए, और वो ये है कि जो क्रस्ट है वो किस चीज से मिलकर बना होता है? सिग्मा, सियाल, सिग्मा मतलब सीमा और निफे, ये 3 टर्म है। सिलिका और एल्यूमिनियम, ये तो हो गया क्रस्ट। सिलिका और मैग्नीशियम मेंटल, और निकल और आयरन कोर। ये 3 चीजें अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज भैया देखो आपके साथ साथ मैं भी हो चुका हूं दुखी, ये फिर से चला गया। अब देखिए, अब यहां पर ना आपके सामने एक चीज और बताई जा रही है, और वो क्या है? इधर देखिए, जब हम क्रस्ट की बात कर रहे हैं तो क्रस्ट के साथ साथ यहां पर 2 शब्द पढ़ाए जाएंगे, और वो क्या है मैं वो वही बता रहा हूं। डिसकंटिन्यूटी भी होती है, उसे भी बता रहा हूं। इधर देखिए, मोहर विविक, कॉनरोड, ये क्या क्या है ये मैं आपको बता रहा हूं। इधर देखिए, डिसकंटिन्यूटी मतलब आपको कैसे पता चला कि यहां पर क्रस्ट खत्म और मेंटल शुरू? क्रस्ट खत्म, मेंटल शुरू, इन दोनों के बीच में कोई ऐसा एरिया तो होता होगा ना जो दोनों को डिफरेंशिएट करता होगा। तो इन एरियाज में जहां पर क्रस्ट खत्म और मेंटल शुरू होता है, उस क्षेत्र को हम डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। ठीक है, क्रस्ट अगर 2 भागों में बांट दिया जाए, कौन कौन से भागों में? अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, तो क्रस्ट के बीच के हिस्से को कॉनरोड डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। अब ये टफ नाम है, याद आपको करना पड़ेगा। याद क्या करना पड़ेगा? दोबारा सुन लीजिए। अगर क्रस्ट को, मान लीजिए ये क्रस्ट का हिस्सा है, इसको 2
इसको दो भागों में बांट दिया जाए, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, तो इन दोनों के बीच के भाग को, इस भाग को क्या नाम दिया गया है? कॉनरोड डिस्कंटिन्यूटी। ठीक है, असंबद्धता, बहुत सही है। फिर दूसरा सुनिए, लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल, क्योंकि मेंटल कितने प्रकार का है? मेंटल कितने प्रकार का है? अब देखिए, अपर मेंटल और लोअर मेंटल, तो अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में डिसकंटिन्यूटी, या फिर अपर मेंटल और क्रस्ट के बीच में डिसकंटिन्यूटी? भाई आप ऐसे सोचो, एक पेज पर अगर हम इसको ऐसे बना लेंगे, एक एक मैंने ब्लॉग बना लिया यूं करके, सीधा सा, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, इधर देखो, ऊपर की तरफ हमने ले लिया, ये क्रस्ट है, ये मेंटल है और ये कोर है। अगर मैं इसको बांट दूं, क्रस्ट ऊपर, मेंटल ये रहा और कोर ये रहा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 भाग हो गए। ठीक है, अच्छा, अब इन 6 भागों में 1 और 2 के बीच के भाग को ए कहा गया, 2 और 3 के बीच के भाग को बी कहा गया, 3 और 4 के बीच के भाग को सी कहा गया, 4 और 5 के बीच को डी कहा गया, 5 और 6 के बीच को ई कहा गया। अब आपको और थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। ये 1 और 2 जो था ये क्रस्ट था, ये जो था ये मेंटल था, ये जो था ये कोर था। ठीक है, अब देखो भाई, यहां पर 1 और 2 यानी कि अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, मेंटल, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, कोर, अपर कोर और लोअर कोर, यानी आउटर कोर और इनर कोर। ठीक है, अच्छा, अब हमने इन्हीं के नाम दिए हैं। जो सबसे पहला नाम दिया गया है जो ए है, ए क्या है? इधर देखो, ए और 2 अपर क्रस्ट के दो भाग है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, इन दोनों के बीच का भाग जो ए है, इसको क्या नाम दिया गया है? कॉनरोड डिस्कंटिन्यूटी। क्या नाम दिया गया है? कॉनरोड डिस्कंटिन्यूटी। अब समझ में आ गया? ऐसे ही अब देखो, लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल, आकाश मालूम है भाई, रुक जा, मैं तेरा नाम ये CMR गोलू लिख देता हूं, बता दे पूरे नाम अगर तेरे को आगे के नाम याद ना हो तो। गोलू ही गोलू ढूंढता रहना, आगे भी तो नाम पता हो ना भाई। मालूम है, मतलब बहुत तगड़ी ट्रिक है तेरे पास, लेकिन रुक जा एक बार, है ना, कराएंगे, ट्रिक से याद कराएंगे तेरे को, चिंता मत करे। इसी को कहते हैं चूहे के पास में हल्दी की गांठ। हाँ जी, फिर वो पंसारी हो जाता है। अब इधर देखो, तो ये एल और ये अपर, तो यहाँ पे क्रस्ट जो है इसके नीचे लोअर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के मेंटल के अंदर अपर मेंटल, इन दोनों के बीच में जो ये शब्द है बी, अब इसको पकड़िए आप, ये क्या है? इधर देखिए, लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच को क्या कहा गया है? मोहर विविक। इधर देखिए, लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल, इनके बीच के इस भाग को क्या कहा गया है? मोहर विविक। क्लियर हो गया? बी शब्द समझ में आ गया? अब ऑब्वियस सी बात है, सी की बात होगी। अब सी की बात अगर करोगे तो मेंटल के अंदर अपर मेंटल और लोअर मेंटल, भाई अपर मेंटल और लोअर मेंटल, इनके बीच में कोई हिस्सा है, दैट इज सी। अगर सी जो हिस्सा है तो ये देख लीजिए, अपर और लोअर मेंटल, इसको नाम क्या दिया गया है? रैपिटी। अब क्लियर हो गया आप सभी साथियों को? हाँ, अब इसी बीच में एक बाल कलाकार आए और उनका नाम है ऋतिक। वो पूछ रहे हैं कि इन्हें हिंदी में क्या कहते हैं? रैपिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? मोहर विविक को हिंदी में क्या कहते हैं? तो ऋतिक आज मुझको बताएंगे आप सबके बीच में कि ऋतिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं। हाँ जी, जैसे ही ऋतिक ये जवाब देंगे, उनको हम तुरंत रैपिटी को हिंदी में क्या कहते हैं वो बता देंगे। बताओ बेटे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब मेंटल के अंदर लोअर मेंटल और अपर कोर, अब देखिए,
यहां पर अब डी की बारी आ रही है। लोअर मेंटल और अपर कोर, इन दोनों के बीच में जो ये डी है, ये क्या है? गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। लोअर मेंटल और आउटर कोर को क्या नाम हो गया? गुटेनबर्ग। ये हो गया डी, मतलब गुटेनबर्ग। इतनी बात समझ में आ गई आप सभी साथियों के? ठीक है, अच्छा। अब इधर की तरफ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो अपर यानी आउटर कोर और इनर कोर, इनके बीच में कौन सा आ गया? लेमैन। तो एक बार के लिए आपको ये डिसकंटिन्यूटी कहां कहां पर है, ये असंबद्धताएं कहां कहां पर हैं, इनकी लोकेशन समझ में आई? इन सभी की लोकेशन समझ में आई? एक बार थम्स अप कर दीजिए। लोकेशन क्या है? मतलब ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, हमने केवल इसको लेकर के भागों में बांटा है ना? 6 भाग है तो 5 बीच में बनेंगी। ये तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना, बहुत सिंपल सी चीज है। अब दिक्कत है इनको याद कैसे करें। बाकी तो सारा काम हो ही गया भाई। अगर हम इन सबको सीक्वेंस में ही याद कर लें तो इनको याद कैसे करें? ठीक है, हाँ भाई। तो अब जो है CMR गोलू कहा गया? हाँ, अब CMR गोलू याद करना है तो आकाश का बताओ, CMR गोलू याद कर लो। CMR, ठीक है ना, आकाश ने बताया था ये। कॉनरोड, मोहरविविक, रैपिटी और गुटेनबर्ग और लोमैन, इसको उसने गोलू नाम दिया था। अब थोड़ा अगर आपको और ज्यादा जानकारी चाहिए तो किलोमीटर और ध्यान कर लेना इसके। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए। अगर आपको थोड़ा और लगता है कि हाँ मुझे कुछ और अर्थ के अंदर याद करना है, तो याद करने के लिए ऑप्शन क्या दे रहा हूं मैं आप लोगों को? आप यहां पर किलोमीटर और याद कर लीजिएगा। अगर आप में से कोई स्टेट PCS का एग्जाम दे रहा है तो दूसरा, अगर आपसे अर्थ से रिलेटेड सवाल पूछा जाए तो कैसे पूछा जाएगा? तो आंसर है कि आप लोगों को ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये सीक्वेंस में देके पूछी जा सकती हैं कि बताइए किसके बाद क्या आता है। हाँ सुंदरम, बिल्कुल मैंने कहा था बेटा अर्थक्वेक और वॉल्केनो का, लेकिन आज ये खत्म ही हो रहा था तो मैंने सोचा कि कल अर्थक्वेक और वॉल्केनो ले आऊंगा बेटा, है ना? फिर ये बच जाता, फिर बैकग्राउंड में चलता रहता। तो जो भी बातें मैंने आपको बोली वो सब बातें यहां पर अब एज इट इज, क्रस्ट मेंटल कोर क्या है, कैसे लिखी हुई है, कहां है, ये सब बातें मैंने यहां पे आपको लिखित में दे दी है। अब करना क्या है हमको? अब हमको करना यह है कि इसकी थोड़ी बहुत थ्योरी पढ़ लेनी है, अगर आपको लगता है कि आप इसे याद रख पाएंगे। जैसे देखिए ध्यान से, पृथ्वी का सबसे बाहरी, जो बातें मैं बता चुका हूं वो अब यहां पर लिखी हुई है। ठीक है, हाँ जी, पेपर में क्वेश्चन आते हैं इसलिए हम ये बातें कर रहे हैं। एक बालक पूछ रहा है कि हम इसको क्यों करें? क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अच्छा। तो भाई साहब 8 से लेके 40 किलोमीटर तक इसको मतलब थिकनेस है इसकी। अच्छा, ब्रिटी इन नेचर मतलब सख्त है और कोई कंटिन्यूटी नहीं है, ल्यूकस नहीं है जिस प्रकार से मेंटल होता है। नियरली 1% ऑफ अर्थ वॉल्यूम एंड 0.5% ऑफ अर्थ मास आर मेड अप ऑफ इट। जबरदस्ती रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ भाई केशव लिख रहे हैं सर 3 दिन थ्योरी और 2 दिन मैपिंग कर दीजिए। केशव, काश आप मुझे ये भी बता पाते कि मैं कैसे बैठूं, कैसे उठूं, कैसे लिखूं। मैं थोड़ा सा, आप मेरे पास मेरे तरीके से आए हैं तो आप मेरे तरीके से पढ़ लें, है ना? क्योंकि मुझे लग रहा है कि टीचर मैं हूं यहां पे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो अब यहां से आगे, तो थिकनेस ऑफ क्रस्ट अंडर द ओशियनिक कॉन्टिनेंटल एरियाज आर डिफरेंट, ये मैं क्लियर कर चुका हूं आप लोगों को। भाई क्रस्ट जो है वो ओशन के नीचे अलग प्रकार की होती है, कॉन्टिनेंट के अंदर अलग प्रकार की होती है। ठीक है ना? सर सोफे पर क्यों नहीं बैठे? हाँ ये भी ठीक है, क्योंकि मुझे आज नीचे बैठना था। बहुत सही। ओशियनिक क्रस्ट इज थिनर, बताया था मैंने आपको। ओशियनिक क्रस्ट जो है वो पतली होती है इन कंपैरिजन टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये भी मैंने बताया था। अबंडेंस ऑफ एलिमेंट इन दी अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा किस पदार्थ की है? तो ये तथ्य अब आप याद कर लीजिएगा। कौन सी?
ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और आयरन। सर एक बात बताओ, आपने तो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम ही बताया था, लेकिन बातों से तो लग रहा है कि सबसे ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन है। आपने तो ये बताया ही नहीं। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ जी, तो भाई यहां पर ये जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन डिसॉल्व स्थिति के अंदर गैसियस पदार्थ के अंदर मौजूद है। ठीक है, ऑक्सीजन को हटा के ही बात की जाती है। यदि विकल्प में ऑक्सीजन दिया जाए तो भाई साहब ऑक्सीजन नंबर 1 रहेगी क्रस्ट के अंदर, क्योंकि क्रस्ट पर ही तो पानी प्रेजेंट है और पानी का जो मेजर एलिमेंट है वो ऑक्सीजन है ना भाई। क्रस्ट के ऊपर 70% क्षेत्र में समुद्र है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ऑक्सीजन यहां पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला एलिमेंट है। ठीक है, फिर सिलिकॉन और एल्यूमिनियम आते हैं, 5% आयरन आता है। तो आप इस चीज को याद रख सकते हैं। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे सर हमने तो सिलिकॉन देखी ही नहीं, कैसी होती है? हाँ, वंश ने कहा फिर तो हाइड्रोजन भी होगा। बिल्कुल होगा, है ना, हाइड्रोजन भी है हमारे एटमॉस्फेयर में। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन ये खूब है, लेकिन अर्थ के अंदर क्या है उसकी बात हो रही है। अब आप में से कुछ लोग पूछेंगे सिलिकॉन का है, तो कुछ लोग कह रहे हैं सर सेमीकंडक्टर में। हाँ, यानी कि 27% दुनिया सेमीकंडक्टर पे चल रही है ना? ऐसा नहीं है मित्र, जो मिट्टी है ना आपकी वो सिलिका ही है। ठीक है, सेमीकंडक्टर। ठीक है, आगे आइए। फिर अटक गए हम। मेजर कॉन्टिनेंट एलिमेंट ऑफ क्रस्ट आर सिलिका, एल्यूमिनियम, दैट इज वाई आप इसे सियाल के नाम से जानते हैं। रेफर लिथोस्फीयर विच इज द रीजन कंप्राइजिंग द क्रस्ट एंड अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल आल्सो। अच्छा साहब, अब जनाब ये जो आपको मैंने अभी स्ट्रक्चर बताई, इसमें सियाल यानी सिलिकॉन और एल्यूमिनियम बता दिया। अब सिलिकॉन और एल्यूमिनियम वाले हिस्से को, क्रस्ट को, एक और नाम से जाना जाता है। किस नाम से? भाई निशा कह रही है आप सबका सुनते हैं, मेरा नहीं, लेकिन निशा ने कुछ लिखा नहीं। सिलिकॉन और एल्यूमिनियम वाले हिस्से को लिथोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। अब चूंकि ये तो सॉलिड वाला हिस्सा था और लिथोस्फीयर के जस्ट नीचे मेंटल जो है वो लिक्विड स्टेट में शुरू होने वाला था, तो लिथो और मेंटल इन दोनों के बीच में एक लसलसा सा क्षेत्र और होता है। क्या है? लसलसा सा क्षेत्र, चिपचिपा सा, उसको कहा जाता है एस्थेनोस्फीयर। उसको याद कर लेना आप, क्या कहा जाता है? एस्थेनोस्फीयर। हाँ, राजीव कह रहे हैं आपने मेरी बात नहीं सुनी। बहुत बढ़िया। मेरा जैसा आदमी जो शादीशुदा जिंदगी जी रहा हो ना, घर में बीवी के ताने सुनता है, क्लास में बच्चों के ताने सुनता है, सरकारी नौकरी में सीनियर्स के ताने सुनता है, मेरा नाम ही तो तानसेन नहीं है। हाँ जी, तो अब आपको मेरी बात समझ में आ गई? कितना दुख है मेरे जीवन में। एक पूछ रहा है आप सोफे पे क्यों नहीं बैठे? मैं तो धरती खोद के बैठने वाला था, घर वालों ने तोड़ने नहीं दिया नीचे का मार्बल। दुख ही दुख है, बार बार मुंह पे हाथ क्यों फेरता हूं मैं उस दुख को पहुंचने के लिए। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात समझ में आई आपको? सियाल, सिग्मा, सीमा की बातें समझ में आ गई? तो ये सियाल समझा दिया मैंने आपको। अब आते हैं मेंटल के ऊपर। ठीक है, मेंटल की कहानी क्या है? हाँ भाई, याद तो हो रहा है ना? एक बार थम्स अप करके बताइए। चीजें याद तो हो रही है ना? अब इसी बात को मेंटल पर लागू कर देते हैं। बिल्कुल वैसा की वैसा ही ध्यान करना है, कुछ है ही नहीं इसके अंदर, बहुत आसान है। कैसे?
भाई जब अभी हमने जब सियाल वाली बात करी थी, यानी कि कोर वाली बात करी थी, वो सॉरी क्रस्ट वाली बात करी थी, मेंटल के केस में वही सारा मटेरियल यहां बदल करके बस मैग्नीशियम से रिप्लेस हो गया है, बाकी एग्जैक्टली वही सारी चीजें हैं। बाकी सब बातें तो हम याद कर ही चुके हैं कि कौन सी डिसकंटिन्यूटी है, किस कंटिन्यूटी के नाम से जाना जाता है। फैक्ट के नाम पर यह याद करना है कि जैसे वो 40 किलोमीटर तक था, है वो जो 40 किलोमीटर तक था वो यहां पर 2900 किलोमीटर तक है। कितने किलोमीटर तक है? 2900 किलोमीटर तक मेंटल है। ठीक है, नियरली 84% ऑफ द अर्थ वॉल्यूम और 67% ऑफ अर्थ मास इज ऑक्यूपाइड बाय द मेंटल। अर्थ के वॉल्यूम का 84% किसके पास है? मेंटल के पास। हाँ, सोनी पूछ रही हैं सर ये डिसकंटिन्यूटी का मतलब? कितनी देर हो गई भाई ये बात पढ़ाते हुए? मतलब आज अगर मैंने अर्थ के स्ट्रक्चर में कुछ पढ़ाया है, ये वो वाली बात हो गई कि रामायण समाप्त। बताओ बच्चों, सीता को कौन लेके गया था? सोनी तुम अभी आई हो ना, नाम तुम्हारा सोनी है, बातें ऐसी कर रही हो। जबरदस्त। हाँ जी। तो भैया डिसकंटिन्यूटी क्या है? थोड़ा सा वीडियो पुराना चला के देख लें, थोड़ी देर पहले बेटा यही समझाया है समझ में। जहां पर एक चीज खत्म होती है दूसरी शुरू होती है, उसके बीच का जो व्यवधान है वो डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, हाँ जी। द मेजर कॉन्टिनेंट एलिमेंट ऑफ द मेंटल आर सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। बहुत आसान लाइन है। अब ये फैक्चुअल डेटा है, इसमें तो मैं बता भी क्या सकता हूं कि इसका कितना डेंसिटी होता है, क्या कुछ होता है, ये कोई बताने वाली चीज है नहीं। ठीक है, अच्छा निखिल पूछ रहे 2900 किलोमीटर का क्या मतलब है? मतलब कैसे बताऊं आपको? 2900 किलोमीटर का मतलब 2900 किलोमीटर, मतलब लेंथ में बात की गई है। अब चूंकि धरती गोल है, तो धरती गोल है तो इसके अंदर की बात है। आप अर्थ की सरफेस पर हैं, सरफेस से अंदर जाओगे अगर तो 2900 किलोमीटर तक जाओ। ठीक है, क्रस्ट के नीचे। अच्छा आगे आ जाओ, ये जानकारी मैंने आपको दे दी, अब तो प्रॉपर तरीके से क्लियर हो गई होगी आपके। अच्छा, अब अपर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ मेंटल, ये देखिए जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है किसका? मेंटल का। अब डिसकंटिन्यूटी तो आपने याद रख लिया होगा, सीएमआर गोलू याद हो गया होगा, कल पूछेंगे आप सबसे। ठीक है, अच्छा एक बालक पूछ रहा है मितेश कि लिथोस्फीयर ठोस है तो तैरता कैसे है? बहुत बढ़िया मितेश, अपने लिए पीठ पर जाकर ये शाबाशी दे लो। बेटा दूध के ऊपर मलाई कैसे तैरती है? हाँ जी, अब इसको कंसेप्ट सिखाने पड़ेंगे। जी, द अपर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ मेंटल एंड एंटायर क्रस्ट lithosphere. Asthenosphere is the between 80 to 200 kilometer is a highly viscous, mechanically weak and ductile deforming region of the upper mantle which lies just below the lithosphere. ठीक है, द एस्थेनोस्फेयर इज द मेन सोर्स। अभी मैंने बताया ना एस्थेनोस्फेयर क्या है, लिथोस्फेयर के जस्ट नीचे वाला हिस्सा एस्थेनोस्फेयर। ये जो है ना एस्थेनोस्फेयर, ये इसलिए बहुत मायने रखता है साथियों क्योंकि जितनी भी अर्थ के अंदर प्लेट मूवमेंट होती है, प्लेट मूवमेंट मैंने आपको कल भी बताया था कि अर्थ की जो सरफेस पर बैठी हुई जो क्रस्ट की सरफेस है वो एक दूसरे से टकराती भी है और दूर भी जाती है। तो जो प्लेट का मूवमेंट जितना भी है ना, वो सब प्लेट का मूवमेंट इसी एस्थेनोस्फेयर के चिपचिपेपन के कारण होता है। बिल्कुल वैसे समझो जैसे कि दूध के ऊपर मलाई सरक रही हो।
ठीक है, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस जैसी जो भी प्लेट सरकना है वो इसी एस्थेनोस्फीयर के चिपचिप, आप ऐसे समझो कि ये विस्कस क्षेत्र है ना, ग्रीस लगी हुई है धरती के नीचे और जो प्लेट्स है ना वो जमी हुई हैं, तो इसी ग्रीस पर सरक रही हैं वो, किस पर, एस्थेनोस्फीयर नामक ग्रीस पर। क्लियर है? द एस्थेनोस्फीयर इज द मेन सोर्स ऑफ मैग्मा and it is the layer over which the lithosphere plates, continental plates moves. ठीक है, the discontinuity between upper mantle and lower mantle is known as rapidity, पढ़ा चुका। the portion of mantle which is just below the lithosphere and asthenosphere but above the core called the mesosphere, किसको कहा गया? मेंटल का वो हिस्सा जो कि लिथोस्फीयर के जस्ट नीचे है और कोर से ऊपर है, यानी कि मेंटल को कहां कहां बांट दिया, लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर और मीजोस्फीयर। लिथो जो सख्त वाला हिस्सा है, उसके नीचे एस्थेनोस्फीयर, उसके नीचे मीजोस्फीयर। ठीक है, अब कोर का हिस्सा बचा है, आप चाहो तो खुद से पढ़ लेना, जो बातें बताई हैं वही है, नहीं भी पढ़ पाओगे तो कल एक बार के लिए मैं फिर से इसको हल्का सा रिवाइज करा दूंगा। ठीक है, टेम्परेचर और प्रेशर धरती का कल करा देते हैं।